हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कर रहे हैं एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि होल चैप्टर से एक एक टॉपिक को कवर करा जाएगा। इस क्वेश्चन में हर टॉपिक से क्वेश्चंस को लिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन, न्यू बुक एक्सप्लोरेशन, क्लास 9। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है। हमारा, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसके अंदर हम 30 क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले। आज चैप्टर है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। क्वेश्चन करने से पहले पूरा लेक्चर आराम से देख लेना, अच्छे से डिटेल में, क्योंकि पूरा चैप्टर कंप्लीटली डाल चुके हैं। तो वहां से पहले पूरे चैप्टर को कंप्लीट करें, फिर जाके क्वेश्चंस को ट्राई करना। तो पहला क्वेश्चन जो कि यहाँ पर आ रहा है, देखो टॉपिक हमारे ये देख भपका मेथड। याद होगा हमने पढ़ा था सेपरेशन मेथड में देख भपका मेथड। इस लेक्चर में हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस को लिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, देख भपका मेथड से वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो याद होगा देख भपका मेथड किस प्रिंसिपल पे वर्क करता था। हमने पढ़ा था देख भपका मेथड करता क्या था कि जब फ्लावर्स होते हैं उससे नेचुरल इत्र बोल लो या अतर बोल लो या फिर परफ्यूम, फ्लावर से नेचुरल परफ्यूम बनाता था बाय द प्रोसेस ऑफ। किस प्रिंसिपल को फॉलो करता था? याद होगा डिस्टिलेशन। हम एक तरफ पत्तियां डालते थे और एक देग लेते थे, उसको एक कनेक्ट करते थे ट्यूब से, वहां से जो वेपर बन के जाता था आगे जाके कंडेंस हो जाता था भपका। ठीक है, जैसे बोलते थे भपका, वो कंडेंस होके हमें क्या बनाता था? नेचुरल परफ्यूम। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल यूज होता है वो कौन सा होता है? सबको पता है, अगर लेक्चर पढ़ा हो तो डायरेक्ट डिस्टिलेशन। याद है ना हमने, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देख भपका मेथड को ट्रेडिशनल डिस्टिलेशन मेथड भी बोला जाता है। तो आंसर सी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन काफी अच्छा है, नए टॉपिक से है बिल्कुल। तो देख भपका मेथड किस प्रिंसिपल से पे वर्क करता है? तो आंसर आ रहा है डिस्टिलेशन। ऑप्शन थे फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन या सेडिमेंटेशन। तो आंसर इज डिस्टिलेशन। इसको ट्रेडिशनल डिस्टिलेशन मेथड बोला जाता है, जो कि यूपी के कन्नौज में आज भी परफ्यूम बनाया जाता है। हम पढ़ के आए, वहां पे लेक्चर में देख लेना। क्वेश्चन फर्स्ट आता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आ रहा है, ORS। ORS is a mainly used for the prevent ORS, जिसको oral rehydration solution बोला जाता है। ORS याद होगा हमने सेकंड लेक्चर में पढ़ा था, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर, इस चैप्टर के सेकंड लेक्चर में ORS के बारे में पढ़ा था। ORS की फुल फॉर्म क्या होती है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। वो किसके लिए यूज करा जाता है? डिहाइड्रेशन के लिए। ठीक है, किसके लिए? डिहाइड्रेशन। जब बॉडी में, सबको पता है गर्मियों का टाइम है, बॉडी में जब क्या वाटर की कमी हो जाती है तो डॉक्टर ORS पीने के लिए बोलते हैं। तो ORS डिहाइड्रेशन के टाइम पे पिया जाता है। पहला ऑप्शन था फीवर नहीं, कफ नहीं, एलर्जी नहीं। तो किस टाइम पे पिया जाता है? डिहाइड्रेशन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फुल फॉर्म होती है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। कब लिया जाता है? डिहाइड्रेशन के टाइम पे। बॉडी के अंदर अगर वाटर की कमी हो रही है तो ORS आप कंज्यूम कर सकते हो। तो सेकंड क्वेश्चन था ORS पे बेस्ड। थर्ड क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, जो आपके नए टॉपिक से न्यू बुक में सबको कवर करा गया है बिल्कुल। तो क्वेश्चन थर्ड आ रहा है, एक न्यूमेरिकल है छोटा सा। अ सॉल्यूशन कंटेन 20 ग्राम सॉल्ट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 20 ग्राम सॉल्ट, 100 ग्राम इन सॉल्यूशन। परसेंटेज ऑफ सॉल्ट। तो परसेंटेज कंपोजिशन हम याद है ना, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये परसेंटेज हम पढ़ कर आए थे। तो परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर। तो क्वेश्चन यहाँ पे, सॉल्यूशन कंटेन 20 ग्राम सॉल्ट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन होता है? जो लेसर अमाउंट में, और वो यहाँ पर क्या है? सॉल्ट। तो बताओ कितने ग्राम है यहाँ पर? 20 ग्राम। और बोला इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास इन्होंने ऑलरेडी हमें गिवन दे रखा है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। एक लेक्चर न्यूमेरिकल्स का भी डाला है, उसमें ऐसे हमने 10 से 12 क्वेश्चन करे थे, वो भी जाके कर लेना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। सॉल्यूशन कितने ग्राम है? 100 ग्राम। तो बोला परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ सॉल्ट। तो याद होगा परसेंटेज ऑफ सॉल्ट, परसेंटेज का फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, पहले पूरा लिख लेते हैं, सॉरी। परसेंटेज ऑफ सॉल्ट हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। तो फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट, जो कि सॉल्ट है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल आता है मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू में क्या आएगा? 100। ये फॉर्मूला हम पढ़कर आए हुए। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व। तो सॉल्यूट का मास कितना है? परसेंटेज निकालेंगे तो सॉल्यूट का मास कितना है? 10 ग्राम। सॉल्यूशन का 100 इनटू में 100। तो आंसर कितना आ गया?
10%. आंसर इज 10%. आंसर कितना आ रहा है? 10. ऑप्शन ए इज करेक्ट. तो ये परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन जो कि हम ऑलरेडी लेक्चर में कर चुके हैं, और न्यूमेरिकल इस टॉपिक पे एक पूरा लेक्चर न्यूमेरिकल का डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में. तो अगला आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 4. नोट करना है सर. क्वेश्चन नंबर 4. तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, एयर इज, याद होगा एयर क्या होता है इन सब में? कंपाउंड, एलिमेंट, होमोजेनियस मिक्सचर एंड सस्पेंशन. एयर एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, याद है ना? जो कैमरे और मेरे बीच में भी एयर है, तो ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है. अगर हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है तो बीच में पार्टिकल्स आपको विजिबल होते हैं. एयर एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का, इसलिए एयर सॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है. ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. तो एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर. सी ऑप्शन इज करेक्ट. एयर के अंदर जितनी भी, यहाँ पे देखो ना, याद रखना ये एयर पूछा है, डस्ट नहीं पूछी. अगर एयर में डस्ट आ जाए, अगर मान लो यहाँ एयर यहाँ डस्ट हो जाए, तो वो एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहलाता है. बट अभी क्वेश्चन में एयर बोला है, तो एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर. डायरेक्ट क्वेश्चन है, आंसर सी इज करेक्ट. अब आते क्वेश्चन नंबर 5 पर. तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है. 5th क्वेश्चन है, which method is used to separate iron fillings from sand. तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, 7th 8th क्लास में भी आप पढ़ते हो. आयरन फिलिंग्स को सैंड से कैसे सेपरेट आउट करोगे? आयरन की कुछ फिलिंग्स पता, नेल्स ही मान लो, आयरन फिलिंग या उसका चूरा आपने सैंड में डाला हुआ है, तो उसको आप कैसे सेपरेट आउट करोगे? आप मैग्नेट के थ्रू कर सकते हो, मैग्नेटिक सेपरेशन. किसके थ्रू? मैग्नेटिक सेपरेशन. क्या फिल्ट्रेशन से सेपरेट आउट होगा? नहीं. इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन तो है ही नहीं. तो ये तीनों तो ऑप्शन इनकरेक्ट. अब मैग्नेट को लेके जाओ, जो आयरन होगी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, तो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड. तो ये बिल्कुल इजी है, भले ये चैप्टर में नहीं है, बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबको पता है. मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड 6th 7th 8th में पढ़ के आ चुके हैं. तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ रहा है ए. ठीक है. तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि आप लेक्चर को अच्छे से देख लेना. लेक्चर्स को, एक टॉपिक को हमने हर एक टॉपिक को कवर करा है, चाहे ORS हो, इस बार न्यू टॉपिक देख भप का मेथड हो, और साथ ही साथ कोगुलेशन हो, हर टॉपिक को कवर करा गया है. क्रोमेटोग्राफी, सेपरेशन, सस्पेंशन, कोलाइडल, टाइप्स ऑफ कोलाइडल, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सिव मीडियम, सबको कवर करा है. आप जाके पहले लेक्चर को देखना, फिर जाके इन क्वेश्चंस को ट्राई करना. क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, Which method is used to separate cream from, ये from लिखा है, cream from milk. इनमें से कौन सा मेथड यूज करा जाता है यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क? मिल्क से क्रीम को सेपरेट करने के लिए. पहला है फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, सब्लिमेशन एंड सेडिमेंटेशन. याद होगा सेंट्रीफ्यूगेशन, हम पढ़ के भी आए थे. बटर फ्रॉम क्रीम बोल लो या मिल्क, और क्रीम फ्रॉम मिल्क सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से सेपरेट आउट करे जाते हैं. सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड क्या था? आप क्या करते हो, जैसे रई बोलते हैं घर में, तो दही को जब फेंटा जाता है या फिर दूध जो दही होती है उसमें रई चलाई जाती है, रई बोला जाता है. अलग अलग चीज, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम लिए जाते हैं. घर में ये भी करते हैं हम दही को, तो उसको रई से घुमाते हैं तो ऊपर झाग झाग से बन जाते हैं, वो एक तरह से क्या है, क्रीम. तो वही सेम मेथड, उसी को सेंट्रीफ्यूगेट्स बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड. तो यहाँ पे जो मेथड यूज करा जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड याद होगा हमने पढ़ा था, ब्लड से कंपोनेंट को सेपरेट आउट करने के लिए भी, क्रीम बनाने के लिए भी मिल्क से, और साथ के साथ रिफाइनरी में भी मे भी इसको यूज कर सकते हो, वहां पे भी यूज करा जाता है कई जगह. बट मेन जो होता है ब्लड को ब्लड टेस्ट में करा जाता है, और क्रीम फ्रॉम मिल्क सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, स्पिन कराया जाता है. इस जो भी है सॉल्यूशन आपको लिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मिल्क है, उसमें क्या होता है, आप रई से उसे घुमा दो तो झाग ऊपर बन जाते हैं, वो क्रीम को अलग कर लो, उसी से घी वगैरह मक्खन वगैरह बनता है. तो आंसर क्या है? बी. बी क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन. इसको डिटेल में पढ़ना है, इसकी एप्लीकेशंस वगैरह पूरी प्रॉपर बताई गई है, आप जाके लेक्चर में जाकर देख सकते हो. ब्लड टेस्ट होता है, वो भी सेंट्रीफ्यूगेशन करा जाता है, पहले स्पिन करा जाता है ब्लड को, उसमें से प्लाज्मा कंपोनेंट वगैरह सरफेस पे आ जाते हैं. ठीक है, लाइटर पार्टिकल सरफेस पे आ जाते हैं, हैवी पार्टिकल सेटल डाउन. तो ये था 6 सेंट्रीफ्यूगेशन. नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7. अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आ रहा है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर. सबको पता है सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होना सब्लिमेशन होता है. क्या होता है? सब्लिमेशन. याद है ना, सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट होना वेपर में सब्लिमेशन विदाउट लिविंग लिक्विड. एग्जांपल भी हमने पढ़ा था, नैप्थलीन, फिनेंथ्रीन, एंथ्रासीन, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, ये सारे एग्जांपल हम पढ़ के आए. इसका अपोजिट था वो डिपोजिशन, वो भी था, वो नहीं पूछा हमसे पूछा सिर्फ सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर.
सब्लिमेशन, तो आंसर सी इज करेक्ट। तो याद रखना सब्लिमेशन सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट होता है किसमें, वेपर, विदाउट लिविंग लिक्विड स्टेट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। तो अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली प्रिपेयर्ड यूजिंग देग भपका। तो देग भपका का अगेन एक और क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि ये नया टॉपिक है सभी बच्चों के लिए, इस साल ऐड हुआ है। तो देग भपका मेथड कॉमनली प्रिपेयर किसके लिए यूज करा जाता है, अतर, बिल्कुल करेक्ट। सॉल्ट शुगर इंक इनकरेक्ट। तो नेचुरल परफ्यूम इत्र अतर को बनाने के लिए देग भपका मेथड यूज करा जाता है, जो कि किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, डिस्टिलेशन। किस पे, डिस्टिलेशन। ये ट्रेडिशनल डिस्टिलेशन मेथड है जो इंडिया के यूपी के कन्नौज में यूज करा जाता है, इसलिए उसे कैपिटल, कन्नौज को कैपिटल ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम कैपिटल बोला जाता है। तो याद रखना ये क्वेश्चन भी आ सकता है, जो बोला है वो लेक्चर में कराया गया, जाके देख सकते हो उसका फंक्शन, पूरा मैकेनिज्म और वर्किंग क्या होती है देग भपका मेथड की, आप जाके लेक्चर में देख सकते हो, ऑलरेडी डाला हुआ है एक लेक्चर। तो आंसर ए इज करेक्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, अ सॉल्यूशन कंटेन 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 125 ग्राम सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट और सॉल्यूशन के आपको मास दे रखा है, बोला है परसेंटेज कंपोजिशन बताओ। तो पहले गिवन क्या क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट। तो बताओ सॉल्यूट का मास कितना है, 25 ग्राम। अगला आ रहा है मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 125 ग्राम। तो देखो सॉल्यूशन का मास 125 है, सॉल्यूट और सॉल्यूशन डायरेक्ट दे रखे हैं, क्लास 9 में डायरेक्ट ही क्वेश्चन आते हैं। हाँ, इससे थोड़े से ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन, थोड़ा सा एडवांस लेवल करना है न्यूमेरिकल्स का, तो वो न्यूमेरिकल्स डाला हुआ है एक लेक्चर नंबर आई थिंक 3rd या 4th है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, वहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन है, उनको और ट्राई कर लेना। उनका लेवल इनसे थोड़ा हाई है, तो वहाँ पे ट्राई करना, क्वेश्चन अच्छे हैं, उसमें 1-2 डेंसिटी वाले क्वेश्चन भी है। तो हमसे पूछा है, बताओ क्या निकालना है, परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन। फॉर्मूला हमें पता ही है, परसेंटेज कंपोजिशन का क्या फॉर्मूला होता है, सॉल्यूट को ऊपर रखते हैं और सॉल्यूशन को नीचे। तो परसेंटेज कंपोजिशन फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूट होता है उसे ऊपर रखते हैं और सॉल्यूशन को नीचे। सॉल्यूशन का मास इनटू में 100, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो सॉल्यूट कितना है, 25। परसेंटेज की बात करो, सॉल्यूट 25 है और सॉल्यूशन 125। तो सॉल्यूट 25, सॉल्यूशन 125 इनटू में 100। 25 के टेबल पे ये गया 5 पे, तो 520, 20%। तो आंसर बी इज करेक्ट। तो आंसर बी इज करेक्ट। तो परसेंटेज कंपोजिशन के क्वेश्चंस बिल्कुल इजी आते हैं। अगर इससे थोड़ा सा हाई लेवल आपको देखना है तो लेक्चर नंबर 3rd या 4th न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी डाले हुए हैं परसेंटेज कंपोजिशन के सारे, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तीनों के न्यूमेरिकल्स वहां पे दिख जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे हर एक लेक्चर को कवर करा गया है इस चैप्टर से, ताकि हर एक क्वेश्चंस आपको मिल जाए। तो ये आ रहा है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलॉइड। तो अगला क्वेश्चन जो आ रहा है वो कोलॉइड से आ रहा है। किससे आ रहा है, कोलॉइड। सॉल्ट वाटर, शुगर, मिल्क, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अगर लेक्चर देखा हो तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है कोलॉइडल होते कौन है, कोलॉइडल सॉल्यूशन वो होते हैं जो इन बिटवीन होते हैं किससे, ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। और एग्जांपल लिखा हुआ है वहां पे ब्लड मिल्क, वैसे तो सारे एग्जांपल लिखे हैं बट स्टार्ट में डेफिनेशन के नीचे ही लिखवा रखा है मैंने मिल्क। मिल्क एक कोलॉइडल होता है, मिल्क, ठीक है, जो देखने में होमो होता है बट रियली हेटेरोजीनियस। पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते हैं, फिल्टर पेपर से फिल्टर ऑफ नहीं होगा और टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। तो यही होते हैं कोलॉइडल। और किस कैटेगरी में आता है, कोलॉइडल के भी 8 टाइप्स थे, उसमें भी आता है इमल्शन में। डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम दोनों क्या होते हैं, लिक्विड। और वहां पे मिल्क का ही एग्जांपल लिखा है मैंने, जाके देख लेना। तो उसके टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है कोलॉइडल को, जो लेक्चर में कराए गए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है,
क्वेश्चन नंबर 11 टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय, इनमें से कौन टिंडल इफेक्ट शो करेगा? तो टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है? देखो सॉल्यूशन जो होता है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं, सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, और कोलाइडल भी करते हैं। तो इनमें से सस्पेंशन और कोलाइडल को हमें देखना है, ट्रू सॉल्यूशन नहीं करेंगे, कोलाइडल करते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड तो करेंगे नहीं। तो कौन कर रहा है? आंसर इन्होंने बिल्कुल डायरेक्ट दे रखा है, बी ऑप्शन कोलाइडल। ठीक है, कोलॉइड्स जो होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं और सस्पेंशन भी करते हैं, ट्रू सॉल्यूशन नहीं करते। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो 11th क्वेश्चन का आंसर नंबर है बी। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ। अब क्वेश्चन नंबर जो 12 आ रहा है वो आ रहा है एलॉय से, और हमने पढ़ा था एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल्स। और जिस एलॉय में मरकरी हो उसे अमलगम बोलते हैं, जिसमें आयरन हो उसे फेरस, और जिसमें आयरन ना हो उसे नॉन फेरस। 3 टाइप के पढ़ के भी आए थे। तो क्वेश्चन यहाँ पे एग्जांपल दे भी रखा है। तो ब्रास क्या होता है? कॉपर एंड जिंक का कॉम्पोजिशन होता है 80-20 का रेशो। इन्होंने रेशो नहीं दे रखा है, 80% कॉपर होता है एंड 20% जिंक। तो ऑप्शन ए। तो ब्रास जो होता है, ठीक है, ये भी लेक्चर में कराया हुआ है, आप जाके देख लेना। ब्रास कॉपर एंड जिंक से मिलके बना होता है 80-20 परसेंटेज। 80% कॉपर होती है और 20% जिंक। ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू और मोर मेटल्स का। यहाँ पे तो 2 मेटल है, 2 मेटल्स का। और जो एलॉय होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू और मोर मेटल्स। ये एलॉय का ही टाइप है ब्रास, जिसके अंदर परसेंटेज कंपोजिशन कॉपर और जिंक की 80-20। तो कौन कौन सा मेटल्स पूछा मैं? तो कॉपर एंड जिंक। तो ये एलॉय में कराया गया एक छोटा सा टॉपिक, जाके देख लेना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर, अगर जिसने लेक्चर करा होगा तो उसे पता है ब्रास वगैरह हम डायरेक्ट देखो, जिन्होंने ये लेक्चर करे हुए सारे तो वो तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन कर देगा, हर टाइप के क्वेश्चन को सीधा सॉल्व देखकर। और जिन्होंने नहीं पढ़ा, हाँ उनको तो थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। तो आंसर क्या है? तो ब्रास का किस चीज से मिलकर बना होता है? कॉपर एंड जिंक। ठीक है, कॉपर एंड जिंक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं 13। तो इसके अंदर क्वेश्चन 30 क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए। क्वेश्चन आ रहा है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज बाय अलाउइंग देम टू सेटल। बोला द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज, उस प्रोसेस को बताओ जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज को रिमूव करे बाय अलाउइंग देम टू सेटल डाउन। कब? जब उस सॉल्यूशन को आप एकदम अनडिस्टर्ब छोड़ दो और जो उसके अंदर इंप्योरिटीज है वो सेटल डाउन हो जाए। तो बताओ कौन सा प्रोसेस यूज होगा? अब मैक्सिमम यहाँ पे बच्चे जो लिखते हैं वो फिल्ट्रेशन लिखते हैं, बट आंसर गलत है। फिल्ट्रेशन नहीं, वहां पे बोला प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज। हाँ, इतना होता तो फिल्ट्रेशन बोल सकते थे, बट आगे बोला है बाय अलोइंग देम टू सेटल। और तब किसी भी इंप्योरिटीज को सेटल डाउन करते हैं उसके बाद उसको प्यूरिफाई करा जाता है, मींस फिल्ट्रेशन करा जाता है, या बोल सकते हो उसको इंप्योरिटीज को निकाला जाता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। याद रखना, इंप्योरिटीज को आप मान लो आपने मिट्टी घोल ली है किसमें, एक बीकर के अंदर मड या सैंड को डिसॉल्व कर लिया है। अब उस बीकर को अनडिस्टर्ब छोड़ दो कुछ घंटे के लिए, तो जो सैंड और मड होती है वो सेटल डाउन हो जाती है। ठीक है, इंप्योरिटीज सेटल डाउन होना सेडिमेंटेशन होता है। उन्होंने मेंशन करा गया है बाय अलोइंग देम टू सेटल इज, तो आंसर इज सेडिमेंटेशन। आंसर इज सेडिमेंटेशन, इंपॉर्टेंट है, फिल्ट्रेशन नहीं होगा, बी आंसर है सेडिमेंटेशन। क्लियर? अगला आ रहा है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आ रहा है, द ट्रेडिशनल मेथड देग भपका इज मेनली यूज्ड फॉर। तो देग भपका मेथड कहां पर यूज करा जाता है? हमें पता है, इत्र और नेचुरल परफ्यूम बनाने के लिए ट्रेडिशनल डिस्टिलेशन मेथड बोला जाता है इसे। तो ऑप्शन क्या है? सेपरेटिंग सैंड, एक्सट्रैक्टिंग परफ्यूम्स एंड एसेंशियल ऑयल्स, बिल्कुल करेक्ट। सेपरेटिंग आयरन फिलिंग्स नहीं, शर्निंग च्यूरिंग जिसे बोलते हैं बटर नॉट। तो जो देग भपका मेथड होता है वो परफ्यूम बनाने के लिए, एक्सट्रैक्टिंग परफ्यूम एंड एसेंशियल ऑयल्स, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन। तो देग भपका मेथड के क्वेश्चन 2-3 आ चुके हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है, ये नया नया ऐड हुआ है हमारा जो नया टॉपिक है न्यू बुक है एक्सप्लोरेशन, उसमें ये इस साल ऐड हुआ है चैप्टर एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन, जिसके हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आ रहा है बी। ठीक है, याद रखना, जिन्होंने देग भपका मेथड नहीं पढ़ा वो जाके लेक्चर देख के देख सकते हो।
नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्वेश्चन, इन द देग भपका प्रोसेस वेपर आर, ये भी क्वेश्चन देख लो, देग भपका प्रोसेस वेपर आर बर्न कंडेंस इनटू लिक्विड फिल्टर्ड एंड फ्रोजन। याद होगा इसकी मैकेनिज्म और इसकी वर्किंग पढ़ी थी हमने। तो जब देग में वेपर उठता है वो भपका के पास जाता है वेपर, और वहां पे जाके उस भपका का क्या करते हैं, कंडेंस करा जाता है, ठंडे पानी में रखा जाता है। उस जो भी पतीला सा होता है, देग छोटा सा भपका जिसे बोलते हैं, वो कंडेंस जाती है वहां जाके कंडेंस, सॉरी वो वेपर जाती है, वो जाके क्या हो जाती है कंडेंस। जो वेपर उठता है किसका, मान लो फ्लावर्स हमने रखे थे, फ्लावर्स रखे थे, ठीक है। तो ये जो वेपर जा रहे थे दूसरे में, और इसको रखा गया था ठंडे पानी के अंदर, ताकि जो ये वेपर जा रहे थे वहां पे जाके क्या हो रहे थे, कंडेंस, देग से भपका, जैसे बोलते थे देग भपका। तो वो जो वेपर जा रहे थे वो आगे जाके कंडेंस होता है, कंडेंस इनटू लिक्विड। और कंडेंस होके कोई भी वेपर किस में कन्वर्ट होता है, सबको पता है कॉमन सा कि वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। और वही लिक्विड हमारा नेचुरल क्या होता है, परफ्यूम, आर्टिफिशियल परफ्यूम, सॉरी नेचुरल परफ्यूम होता है, जिसको इत्र बोलते हैं, अतर, ठीक है। और साथ के साथ ऑयल्स भी ऐसे ही प्रिपेयर करे जाते हैं, किससे, फ्लावर से। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, कंडेंस इनटू लिक्विड। बाकी फिल्टर्ड, फ्रोजन एंड बर्न इनकरेक्ट ऑप्शन। तो आंसर बी इज करेक्ट। जिसको भी इसकी मैकेनिज्म एंड वर्किंग पढ़नी है तो जाके मेथड पढ़ना, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, देग भपका, क्रोमेटोग्राफी, सेपरेटिंग फनल, बहुत सारे मेथड पढ़े, वो जाके पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 16, नोट करना है। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 आ रहा है ORS, स्टैंड फॉर, बताया गया था ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए क्योंकि इस साल ये टॉपिक ऐड हुआ है। तो आंसर ए इज करेक्ट। क्या होती है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन? तो जब बॉडी रिहाइड्रेट होती है, बॉडी डिहाइड्रेट होती है, डिहाइड्रेट बोला है, बॉडी डिहाइड्रेट होती है, उस टाइम पर ORS पीना चाहिए। ORS की फुल फॉर्म ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन आ रहा है 17, वो कौन सा था, 16। तो क्वेश्चन नंबर आ रहा है 17 क्वेश्चन, परसेंटेज कंपोजिशन इज एक्सप्रेस इन, परसेंटेज कंपोजिशन को किस में एक्सप्रेस करा जाता है, मीटर, लीटर, ग्राम या परसेंटेज? परसेंटेज में, ठीक है। याद है ना, हम कोई भी मास बाय मास निकाल ले, मास बाय वॉल्यूम निकाल ले, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सबके सब फाइनल आंसर परसेंटेज आती है, 20%, 10%, 60%, सो ऑन, जो भी है। तो परसेंटेज कंपोजिशन को किस में एक्सप्रेस करा जाता है, परसेंटेज में। तो आंसर डी इज करेक्ट। तो आंसर क्या आ रहा है, डी इज करेक्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। तो हर एक टॉपिक को यहाँ पे कवर कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए पहले अपना लेक्चर को पूरे अच्छे से देख लें, ताकि क्वेश्चन करने में अच्छे लगे और मजा भी आए। ये नहीं कि आप अटक करें क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम। तो क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट हो जाने चाहिए देखते ही। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हाँ, अब ये क्वेश्चन, अच्छा 3 ही ऑप्शन है, चौथा गायब हो गया, जो भी है कोई नहीं, 3 ही ऑप्शन में से बता देते, ABC, डस्ट, फ्री एयर, ब्रास या आयोडाइज सॉल्ट। इन सब में से कौन हेटेरोजेनियस मिक्सचर है? बोला है डस्ट, फ्री एयर, तो मतलब ये तो नॉर्मल एयर है। तो एयर जो होती है वो होमोजीनियस होती है, अभी भी पढ़ के आए, नहीं भी पता तो सुन लेना। एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। एयर जो होती है वो होमोजीनियस मिक्सचर होती है डिफरेंट डिफरेंट गैसेस की, इसलिए जो एयर होती है वो सॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है, वो हम ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं। एयर क्या होती है, एक होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। बोला है उन्होंने डस्ट फ्री, मतलब उस एयर में डस्ट नहीं है, तो ये तो क्या है, होमो। हमें बताना है हेटेरोजीनियस। बी आ रहा है ब्रास। ब्रास जो होता है वो एक एलॉय है। क्या होता है, एलॉय। और एलॉय की हम डेफिनेशन पढ़ के आए, एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स एंड मेटल और नॉन मेटल्स। 3 टाइप के एलॉय पढ़े थे। अमलगम, जिस एलॉय में मरकरी हो उसे अमलगम बोलते हैं। फेरस एलॉय, जिस एलॉय में आयरन हो उसे फेरस एलॉय। नॉन फेरस एलॉय, जिसमें आयरन नहीं होता उसे नॉन फेरस। तो डेफिनेशन में आ रहा है ब्रास इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, तो ये तो होमोजेनियस होता है। लास्ट ऑप्शन ऐसा थर्ड है आयोडाइज सॉल्ट। अब आयोडाइज सॉल्ट होमो या हेटेरो? तो आयोडाइज सॉल्ट, जो घर में हम नमक खाते हैं वो आयोडाइज सॉल्ट, उसमें आयोडीन प्रेजेंट होता है। आयोडीन किस फॉर्म में होता है,
सोडियम आयोडाइड या फिर पोटेशियम आयोडाइड के फॉर्म में उसमें आयोडीन ऐड करा जाता है। देखो याद रखना, घर में जो नमक यूज करते हैं NaCl होता है। क्या होता है? NaCl, कॉमन सॉल्ट। अब उस NaCl में, उस NaCl के अंदर आयोडीन प्रेजेंट होता है, हमें पता है आयोडीन होता है। आयोडीन सीधा नहीं डालते कि I2 के फॉर्म में आयोडीन डाल दिया या सीधी आयोडीन डाल दिया, ऐसा नहीं डाला जाता। उसमें जो आयोडीन ऐड करा जाएगा वो किस फॉर्म में, या तो सोडियम आयोडाइड या फिर पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, जो कॉमन सॉल्ट होता है वो NaCl। उसको आयोडाइज करने के लिए इन दोनों में से कोई एक कंपोनेंट को इसके साथ ऐड करा जाता है। दोनों भी कर सकते हो, कोई एक। ठीक है, जैसे इसे ऐड करा गया, दो डिफरेंट कंपोनेंट हो गया, वो हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आयोडाइज सॉल्ट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, ये क्या बन जाता है? हेट्रोजीनियस। कोई भी एक डाल लो इसमें से। तो ये एक हेट्रोजीनियस है। एयर होमो है, ब्रास होमो है और आयोडाइज सॉल्ट एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्वेश्चन अच्छा था, नोट करना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं हम किस पे? 19 पे। तो 19 क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, ये 18 था, 19। Out of the given four mixtures, the one that appears clear and transparent is। चार ऑप्शन दे रखे जिसमें से कौन सा क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होगा। पहला है चॉक पाउडर। चॉक पाउडर इन वाटर, व्हाइट कलर की चॉक पाउडर है, इसे पानी में डालेंगे तो ट्रांसपेरेंट तो बनेगा ही नहीं। ये ऑप्शन गलत है। बी सैंड एंड वाटर, ये तो होता ही नहीं है, तो हेट्रोजीनियस है और इसमें सैंड पार्टिकल विजिबल होते हैं, तो ये तो ट्रांसपेरेंट दिखेगा ही नहीं। अगला आ रहा है सी स्टार्च इन वाटर। नहीं, स्टार्च को भी जब वाटर में डालोगे तो भी थोड़ा थोड़ा ब्लर से बोलते हैं, धुंधला टाइप दिखेगा, तो सी ऑप्शन भी नहीं है। डी सबको पता है, शुगर को वाटर में डाला जाता है तो एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है जो कि कंप्लीटली सोल्यूबल हो जाता है शुगर वाटर के अंदर। यहाँ पर जो मिक्सचर बनेगा वो एक ट्रांसपेरेंट, ठीक है, और शुगर इन वाटर एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, इसी को सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, शुगर एंड वाटर, ट्रांसपेरेंट और एकदम क्लियर सॉल्यूशन। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20, इसके बाद 10 क्वेश्चन और बचे हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोजीनियस इन नेचर। अब यहाँ पर होमोजीनियस कौन है? आइस, वुड, सॉइल और एयर। अगर मैं आइस की बात करूं, आइस बर्फ देखी होगी सबने, ठीक है। आइस जो होती है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई दूसरा कंपोनेंट प्रेजेंट ही नहीं है, सेम फेज है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, या बोलते सकते हो सेम फेज यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है। तो आइस क्या होता है? एक होमो होता है, उसके अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, एकदम क्लियर दिखती है आइस, ठीक है। आइस क्या होती है? एक होमोजीनियस, क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी में आता है। हमें क्या बता? अच्छा, होमोजीनियस बताना है, ठीक है। नेचर सेकंड आ रहा है वुड। वुड होमो हेट्रो है, ये तो सभी को पता है। लकड़ी एक हेट्रोजीनियस नेचर शो करती है, ठीक है। आइस क्या होती है? होमोजीनियस नेचर शो करेगा। वुड हेट्रोजीनियस। वुड लकड़ी का देखोगे उसमें बहुत सारी लाइनिंग डिजाइनिंग बनी होती है और नेचुरल भी, उसके अंदर थोड़े थोड़े क्रैक टिश्यू सेल्स की वजह से, तो वो एक हेट्रोजीनियस नेचर को रिप्रेजेंट कर रही है, हेट्रोजीनियस नेचर को रिप्रेजेंट कर रही है वुड। थर्ड सॉइल। सॉइल तो हेट्रो ही है, ये तो हम पढ़ कर ही आए। सॉइल होमो थोड़ी होता है, हेट्रो, इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट हैं और साफ विजिबल होते हैं। लास्ट एयर, एयर बार बार पढ़ा है अभी पीछे भी। एयर क्या होता है? एक होमो, क्या होता है? होमो। तो इसमें से होमोजीनियस फर्स्ट एंड फोर्थ, तो ऑप्शन कौन सा हुआ? सी आंसर इज करेक्ट। तो पूछा था होमोजीनियस, तो आइस एक होमोजीनियस होता है और एयर तो होमोजीनियस है ही, बार बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। एयर इसलिए सॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है एयर वाला। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ से क्वेश्चन बचे हैं 10 क्वेश्चन, यहाँ से उल्टी गिनती हो जाएगी 10 9 8। तो चूज होमोजीनियस मिक्सचर आउट ऑफ द फॉलोइंग। अब अगेन होमोजीनियस मिक्सचर को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि एक्सप्लोरिंग मिक्सचर में होमोजीनियस, सेपरेशन, ये सब चीजें यही ज्यादा होते हैं, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइडल वगैरह। इंक, मिल्क, ब्रास एंड मडी वाटर। अगर देखो इंक की बात करें, याद रखना बहुत से बच्चे इंक में गलती कर देते हैं। इंक कोलाइडल की कैटेगरी में आता है, कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, याद रखना। इंक कोलाइडल सॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है। मिल्क तो हम पढ़ के ही आए, कोलाइडल होता है। मिल्क देखने में होगा बट रियल में हेट्रोजीनियस। सिमिलरली इंक भी,
ये दोनों क्या होता है, कोलाइडल। ये दोनों देखने में होमो लगेंगे बट रियल में हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। आप चाहो तो कोलाइडल वाला लेक्चर जाके देख सकते हो, वहां पे ऑलरेडी कराया गया एकदम डिटेल में। अगला आता है ब्रास। हाँ तो कोई क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ पे ब्रास को डाल दिया होमोजीनियस में। हाँ कि ब्रास एक एलॉय होता है और एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमो पीछे भी 2-3 बार बता दिया। एलॉय क्या होता है, होमोजीनियस। एलॉय की डेफिनेशन में ही आता है, एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल। तो सी ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। डी देखते हैं, मडी वाटर हेट्रोजीनियस होता है क्योंकि सस्पेंशन बनाता है, हेट्रो। तो आंसर सी इज करेक्ट। तो आंसर सी करेक्ट है। तो एलॉयस जो होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। अब आ रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन रीड कर देता हूं। द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर एडेड टू वाटर इन अ बीकर एज शोन बिलो। द मिक्सचर इज स्टिर्ड वेल, अ ट्रू सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड इन अ बीकर। तो इनमें से कौन ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा, मींस वही सॉल्यूशन बनाएगा। केरोसिन को किस में डाला गया है, वाटर में डाला जा रहा है। हाँ वाटर में ऐड करा जा रहा है इन सबको एक एक करके, केरोसिन, शुगर, सोप एंड मिल्क। तो कौन बनाएगा ट्रू सॉल्यूशन, सबको पता है शुगर इन वाटर एक ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, सेकंड, ये ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा। बी आंसर करेक्ट है। चीनी को पानी में डाले, शुगर को वाटर में डाले तो वो ट्रू सॉल्यूशन बनता है। क्यों, क्योंकि होमोजेनियस मिक्सचर है। केरोसिन को डालेंगे तो 2 डिफरेंट लेयर्स आ जाएगी, एक वाटर की लेयर और उसके ऊपर केरोसिन की लेयर। ठीक है, सॉप सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉप सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन नहीं होता, वो होमो नहीं बनाता। मिल्क वो तो कोलॉइड्स की कैटेगरी में आता है, साबुन भी कोलॉइड्स की कैटेगरी में ही जाएगा। हाँ कोलॉइड में। तो हमें बताना है ट्रू सॉल्यूशन, शुगर वाटर क्या है ट्रू सॉल्यूशन। बेसिक सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 22। तो 21 हो गया, अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 22 पर। तो क्वेश्चन को देखना। A student was asked to mix the white of an egg with water and stir well. The student observed that. तो एग व्हाइट को वाटर में मिक्स करके घोला जा रहा है। तो बोला है कि क्या ऑब्जर्व करोगे। पहला ऑप्शन आ रहा है अ ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन इज फॉर्म। नहीं, एग व्हाइट को डाला जाएगा तो ट्रांसपेरेंट तो बनता ही नहीं है। एग व्हाइट, ठीक है, एग व्हाइट को डालो उसको स्टिर कर दो। तो बोला कि बताओ इनमें से क्या ऑब्जर्व करोगे। सेकंड, अ ट्रांसलूसेंट मिक्सचर इज फॉर्म। हाँ जो मिक्सचर बनता है वो थोड़ा सा जिसे बोलते हैं धुंधला धुंधला, उसी को बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। करेक्ट। और भी देखते हैं सी, एग व्हाइट सेटल डाउन नॉट, क्योंकि उसे घुमाया जा रहा है, बोला स्टिर करना है तो सेटल नहीं होगा। डी, एग व्हाइट फ्लोट ऑन द सरफेस। नहीं, तो आंसर बी करेक्ट है। एग व्हाइट को जब भी वाटर में ऐड करा जाता है एक ट्रांसलूसेंट सॉल्यूशन बनता है, जिसे बोलते हैं धुंधला टाइप। तो आंसर बी इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी। क्या है, बी। तो क्वेश्चन था 22, आंसर है बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, से नोट करना। तो क्वेश्चन नंबर 23, टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सैंड, कॉमन सॉल्ट, कैम्फर एंड आयरन फिलिंग्स, धोनी एडेड वाटर टू द मिक्सचर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड shook it well. He found that one component dissolved in water. It was, तो 4 कंपोनेंट है हमारे पास, सैंड, कॉमन सॉल्ट, कैम्फर एंड आयरन फिलिंग्स। सबको किस में डाला जा रहा है, वाटर में। वाटर में ना सेपरेट मिक्सचर, हाँ ठीक है वाटर। तो बोला गया इन चारों में से कौन क्या होगा, डिसॉल्व इन वाटर। दैट वन कंपोनेंट डिसॉल्व इन वाटर, कौन डिसॉल्व होगा बताओ। सैंड, कॉमन सॉल्ट, कैम्फर, आयरन फिलिंग। सबको पता है कॉमन सॉल्ट, नमक पानी में घुल जाता है, तो कॉमन सॉल्ट आंसर डी। तो क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल था, ये भी डी। ठीक है क्वेश्चन। अगला आता है 24, तो 23 का आंसर है डी। अगर दोबारा बार बार बोल रहा हूं मैं, अगर आपने लेक्चर्स को पढ़ा है अच्छे से तो हर एक क्वेश्चन को इजिली यहाँ पे अटेम्प्ट कर लोगे, वरना कुछ कुछ टॉपिक्स में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, उसके लिए पहले लेक्चर देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आता है 24। तो क्वेश्चन नंबर 24, द बेस्ट मेथड टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ इंक इज। अब इंक के कंपोनेंट्स को याद रखना, क्वेश्चन को समझना। इंक के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए इनमें से कौन सा बेस्ट मेथड है। तो इंक के कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी पढ़ के आए थे। इंक कितने कलर से मिलकर बनी हुई है, कितने कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई है, वो क्रोमेटोग्राफी बताता है, और उसके अंदर कितने कलर है वो सब बता देता है क्रोमेटोग्राफी। तो आंसर ए इज करेक्ट।
ठीक है। क्रोमेटोग्राफी पढ़ना है तो लेक्चर में जाके देख लेना। हमारे ब्लड में भी अगर मान लो आपने कोई ड्रग लिया है तो ब्लड के अंदर ड्रग कंपोनेंट कितना है या अल्कोहल की मात्रा कितना है वो भी क्रोमेटोग्राफी बता देता है। अगला ऑप्शन था इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, फिल्ट्रेशन, जो कि इनकरेक्ट है। तो आंसर ए इज करेक्ट, क्रोमेटोग्राफी। पूरा एक टॉपिक कराया गया, जाके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, 25 आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आ रहा है 25। इसके बाद 5 क्वेश्चन और है। In order to separate two liquids using a separating funnel, two liquids using separating funnels, ठीक है। The liquids must have appreciable different boiling point. Two liquids must be immiscible with each other. Two liquids must be miscible with each other. One of the liquid must be water. तो क्वेश्चन है यहाँ पर in order to separate two liquid using separating funnel. Separating funnel method से आप दो लिक्विड को सेपरेट कर रहे हो। याद होगा सेपरेटिंग फनल मेथड कब यूज करा जाता था, जब दो लिक्विड की जो डेंसिटीज होती थी वो डिफरेंट होती है। क्या होती है? डिफरेंट। मतलब एक लिक्विड की डेंसिटी कम है वो नीचे, और मतलब ऊपर है वो, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे है। जैसे पानी के अंदर ऑयल डालो तो ऑयल की डेंसिटी कम होती है, वो फ्लोट करता है, वो वाटर नीचे रहता है। ऐसे कंपोनेंट को सेपरेट आउट करने के लिए हम क्या करते थे? सेपरेटिंग फनल। तो यहाँ पे मतलब क्या है? दोनों लिक्विड एक दूसरे में इमिसिबल है, घुल नहीं पा रहे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, जो दोनों लिक्विड है मस्ट बी इमिसिबल विद ईच अदर। जरूरी नहीं कि दूसरा लिक्विड वाटर हो या ना हो, ये तो गलत। टू लिक्विड मिसिबल नहीं, इनसॉल्युबल के लिए होता है। द लिक्विड मस्ट हैव अप्रिशिएबल डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता। बॉइलिंग पॉइंट का रोल डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और में होता है बस। तो टू लिक्विड मस्ट बी इमिसिबल। इमिसिबल होते तभी वो डिफरेंट लेयर बनाएंगे, तभी उसी केस में हम सेपरेटिंग फनल से उन्हें सेपरेट आउट कर पाते हैं। तो ये तक क्वेश्चन नंबर 25 ठीक था। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन अच्छा है, क्लास 9 के रिगार्डिंग काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो आ रहा है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। Which one of the following process involve fractional distillation? तो अगला क्वेश्चन जो आ रहा है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आ रहा है। Which one of the following process involves fractional distillation? और एक से ज्यादा आंसर है, दिख भी रहा ऑप्शन में। तो सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ लिक्विड एयर, क्या बोला था क्वेश्चन, दोबारा पढ़ लेते हैं। Which of the following process involve, हाँ कौन सा प्रोसेस? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बताओ, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ लिक्विड एयर। हाँ, एयर से याद रखना, एयर से सभी गैसेस को सेपरेट आउट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड पढ़ते हैं। याद होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स के लिए यूज करा जाता था, और मैंने वहां पे नोट करके लिखवाया भी हुआ है। एयर से डिफरेंट गैसेस को सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करा जाता है। बट एयर को डायरेक्ट नहीं डाल सकते, पहले उसका प्रेशर इंक्रीज करके और टेम्परेचर को डिक्रीज करके जो ये एयर है इसके अंदर जो गैसेस है उसको लिक्विफाई करा जाता है। कैसे करते हैं लिक्विफाइड? इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, जो लेक्चर में ऑलरेडी कराया हुआ है। जैसे वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी एयर, अब उस एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है, और डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट हो, कुछ के बॉइलिंग पॉइंट काफी क्लोज है, कई के दूर। और बॉइलिंग पॉइंट जब क्लोज होता है मींस लेस देन 25 केल्विन होता है, उस केस में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करा जाता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि जो लिक्विड एयर अब हमारे पास है उससे अलग अलग गैसेस को सेपरेट आउट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। हाँ करते हैं। कई बार पूछेंगे यहाँ पे डिस्टिलेशन क्यों यूज नहीं होता, तो आंसर ये होगा कि यहाँ पे कुछ गैस का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो 25 केल्विन से कम है, और 25 केल्विन से कम वाली डिफरेंस के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से अगर ज्यादा हो तो उस केस में डिस्टिलेशन करते हैं। तो यहाँ पे तो है कम होता है, एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट। अगला, सेपरेशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम into useful fractions like gasoline, kerosene, oil, diesel, etc. हाँ, ये भी पढ़ के आए थे हम। क्रूड ऑयल जो होता है उससे डिफरेंट कंपोनेंट्स को बनाने के लिए भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, बनाने के लिए नहीं सेपरेट करने के लिए भी क्या करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज। जैसे कि गैसोलीन, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल वगैरह सब क्रूड ऑयल से ही मिलता है। किस प्रोसेस से? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। ये वहां पे कराया भी गया, फिगर में भी बताया था, एप्लीकेशंस में भी लिखा हुआ है, जिन्होंने पढ़ा वो डायरेक्ट बता देगा। हाँ, क्वेश्चन अच्छा है। अगला है सेपरेशन ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर। अब देखो, केरोसिन ऑयल एंड वाटर गलत है। केरोसिन ऑयल एंड वाटर दोनों की डेंसिटी अलग अलग है, दोनों एक डिफरेंट लेयर्स का फॉर्मेशन करते हैं, उनके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जरूरत नहीं है, वो सेपरेटिंग फनल मेथड से सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो ऑप्शन एक्स एंड वाई इज करेक्ट। इसके लिए सेपरेटिंग फनल इनफ है, उसी से ये सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो याद रखना, लिक्विड एयर से डिफरेंट गैसेस को सेपरेट आउट करने के लिए, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाने के लिए किससे? क्रूड ऑयल से। तो सब
क्या यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो अच्छा क्वेश्चन था काफी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। वैसे भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जब कभी भी क्वेश्चन आता है तो काफी अच्छा क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसमें बन जाता है बॉइलिंग पॉइंट का, सेपरेशन का, अलग अलग टाइप के। तो लिखना, ये नोट करना क्वेश्चन नंबर 26। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। तो क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर कैन नॉट बाय सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छा है कि इनमें से कौन सा मिक्सचर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी सेपरेट नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे ऐसा तो हमने कोई मेथड ही नहीं पढ़ा क्लास 9th में या इस चैप्टर में कि ऐसे कंपोनेंट जिसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी सेपरेट नहीं कर सकते, और दो दो मिक्सचर दे रखे, एसीटोन, मिथाइल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, बेंजीन, टोलिन, और ये वाटर एंड इथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है एज़ोट्रोप, वो देख लेना, जो कि क्लास 12th सॉल्यूशन चैप्टर में आप पढ़ोगे। जिनको पढ़ना है तो जाके देख लेना, मैंने सॉल्यूशन चैप्टर में ऑलरेडी एज़ोट्रोप पढ़ाया हुआ है क्लास 12th में। तो इसका आंसर सी। अभी होता है क्या, ठीक है, तो वाटर जो कि है 5% और इथाइल अल्कोहल 95%। मान लेते हैं, हम ले लेते हैं वाटर कितना, कितने 5%। मान लेते हैं हम एक 100 ml का सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, कितने का, 100 ml का। इसमें 5 ml डाल दिया वाटर, ठीक है, और 95 ml ऐड कर लिया क्या, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। अब होता क्या है, वाटर का अपना बॉइलिंग पॉइंट है और इथाइल अल्कोहल का अपना, ठीक है, अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस, इथाइल अल्कोहल का भी अपना होता है। बट अगर मैं वाटर 5% ले लूं और इथाइल अल्कोहल कितना 95%, इस कंडीशन पे ये एक एजियोट्रोप्स होता है, एजियोट्रोप्स। मैं बोल भी रहा हूँ, ये जिसको टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ना है, क्लास 12 चैप्टर सॉल्यूशन फर्स्ट, जो कि ऑलरेडी लेक्चर डाला हुआ है, क्लास 12 11th के भी डालते हो, वहां पे जाके देख लेना। एजियोट्रोप्स याद रखना, 5 ml अगर मैं 5% वाटर ले लूं और 95% इथाइल अल्कोहल, तो ये जो मिक्सचर बनेगा ये एक एजियोट्रोप मिक्सचर होता है। अब एजियोट्रोप मिक्सचर है क्या, एजियोट्रोप मिक्सचर वो होता है जो बॉईल करे कांस्टेंट टेम्परेचर पे, बॉईल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और जिसको ये स्टेटमेंट में ही आता है इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। फ्रैक्शनल नॉट सेपरेटेड, not separated, not separated by fractional distillation। ये चल क्यों नहीं रहा, डिस्टिलेशन, ठीक है, सेकंड पॉइंट यहां से, नॉट सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बॉयल पहला पॉइंट लिखा है, बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अभी क्या था, वाटर का अपना बॉइलिंग पॉइंट था, पहले होता क्या, वाटर का अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है, इथाइल अल्कोहल का अपना बॉइलिंग पॉइंट। अब 5% अगर मैं वाटर ले लूं और 95% इथाइल अल्कोहल, उन दोनों का एक मिक्सचर बना दो। अब ये क्या करेगा, ये मिक्सचर एक ही टेम्परेचर पे बॉईल कर जाएगा। ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन को ही बोला जाता है एजियोट्रोप्स, और ऐसे मिक्सचर को एजियोट्रोप्स। इन दोनों का अपना खुद का इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट था, बट 5% वाटर लिया जाए प्रैक्टिकली और इथाइल अल्कोहल लिया जाए 95%, तब दोनों का मिक्सचर बना दोगे। अब उसको अगर आप बॉईल करोगे तो देखोगे कि दोनों एक साथ ही बॉईल हो रहे हैं, तब दोनों एक साथ बॉईल हो जाए, दोनों कंपोनेंट, वही होता है एजियोट्रोप्स। उसी कंडीशन को बोलते हैं एजियोट्रोप्स। और ये दोनों अब कितने पे बॉईल होते हैं, वो लगभग अप्रोक्स वैल्यू लिख देते 78.2 डिग्री सेल्सियस, सॉरी क्या लिख दिया, 78.2 डिग्री सेल्सियस। कुछ बुकों में 78 लिखा होता है, बट पूरी वैल्यू है 78.2। वैसे ही 100 पे होता है, वो अपना होता है। बट एजियोट्रोप बनने के बाद जैसे ही 78.2 जाएगा, दोनों एक साथ बॉईल करके ऊपर आ जाएंगे। अब दोनों ही एक साथ बॉईल हो रहे हैं, तो कॉमन सी बात है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी इसको सेपरेट आउट नहीं कर सकता, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब करता है सेपरेट आउट, तब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से कम हो। अब तो दोनों एक साथ ही बॉईल हो रहे हैं। तो याद रखना 9th क्लास के अकॉर्डिंग इतना याद रखना, एजियोट्रोप्स मिक्सचर वो होता है जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल कर जाए, बॉईल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और साथ के साथ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड उसे सेपरेट आउट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे पूछा गया था कि कौन से मिक्सचर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड सेपरेट आउट नहीं कर सकता, वाटर 5% एंड इथाइल अल्कोहल 95%। रीजन बिकॉज इट इज द एजियोट्रोप्स मिक्सचर।
क्लियर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हाँ, लेक्चर में इसको नहीं करा गया, ये क्वेश्चन में आ गया है क्योंकि क्वेश्चन में कुछ कॉन्सेप्ट आ जाते हैं एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे हमने कवर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 27 था, आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, उस लाइन को याद रखना हमेशा। क्लास 12 सॉल्यूशन चैप्टर में जाके पढ़ोगे इसको, यही पढ़ना है वहां पे भी सेम, बट दो चार एग्जांपल है। एक मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स, एक मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स। एज़ोट्रोप्स के भी दो टाइप्स होते हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम, वो वहां पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 आ रहा है, ब्राउनियन मोशन मूवमेंट इज ड्यू टू। याद है ना ब्राउनियन मोशन पर क्या है, कोलाइडल की छठी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कोलाइडल के पार्टिकल्स ब्राउनियन मोशन शो करते हैं। जैसे बोलते हैं जिगजैग मोशन, मींस जब कोलाइडल पार्टिकल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया तो उसके पार्टिकल मूव तो कर रहे थे जिगजैग पैटर्न में ऐसे, सॉरी ठीक है, जिगजैग सीधा जैसे गए यहां से, तो जिगजैग पैटर्न में मूव कर रहे थे, जिगजैग मोशन, ऐसे जिगजैग, ऐसा नहीं कि इस टाइप से वो फ्लो कर रहे हैं, नहीं, वो जिगजैग पैटर्न बनाते हैं। कहने का मतलब है जब कोलाइडल पार्टिकल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया तो वो एक जिगजैग पैटर्न बना रहे थे। ये फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व करा था ब्राउनियन नाम के साइंटिस्ट ने, इसलिए इसको जिगजैग मोशन एंड ब्राउनियन मोशन बोला जाता है। क्वेश्चन आ रहा है इसी का, तो ब्राउनियन मोशन इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है? कन्वेक्शन करंट नहीं, यहाँ पे कुछ करंट वरंट का कोई रोल ही नहीं है। अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, यहाँ पे कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होती। हाँ, इम्पैक्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड मीडियम एंड ऑन द पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। तो ब्राउनियन मोशन जो होता है वहां पे कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होती, बस पार्टिकल क्या करते हैं, जिगजैग मोशन में ट्रेवल करते हैं, मूव करते हैं। तो लिखा भी हुआ है इम्पैक्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम ऑन द पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। ऑप्शन अगला भी देख लो, हीट चेंजेस, हीट का कोई रोल नहीं है, करंट कुछ है नहीं, अट्रैक्टिव फोर्स होती नहीं, अट्रैक्टिव फोर्स होती तो मूवमेंट हो ही नहीं पाता, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन ब्राउनियन मोशन का। ब्राउनियन मोशन कोलाइडल की प्रॉपर्टीज है जो कि आई थिंक बुक में थी, लेक्चर में तो कराया गया है, लेक्चर की छठी कोलाइडल वाला लेक्चर देखना, लास्ट लेक्चर है, उसकी प्रॉपर्टी में 6 प्रॉपर्टी ब्राउनियन मोशन, जिगजैग मोशन, वहां पे बताया गया क्या होता है, वहां पे जाके पढ़ सकते हो। तो ऑप्शन सी करेक्ट, अच्छा क्वेश्चन था ये भी, क्वेश्चन नंबर 28। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर आ रहा है 29। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट अकर व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू। तो स्कैटरिंग होता है बीम ऑफ लाइट जब पास करा जाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो वही पूछा गया इनमें से कौन टिंडल इफेक्ट शो करेगा, कौन स्कैटरिंग करेगा लाइट को। तो ऑप्शन है हमारे पास ब्लड, वाटर, कॉपर सल्फेट एंड ब्राइन। ब्लड, एक एक करके देखते हैं। ब्लड देखकर ही पता चल गया, ब्लड एक कोलाइडल होता है, कराया गया है लेक्चर में और अभी भी बताया है, और कोलाइडल टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, स्कैटरिंग करेंगे। ऑप्शन आ गया ए करेक्ट। बी देखते हैं, वाटर, बस वाटर है, वाटर तो एक होमोजेनियस नेचर को शो करेगा, लाइट पास करो तो सीधा निकल जाएगी, कोई स्कैटरिंग होएगा ही नहीं, टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता। सी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, CuSO4, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, एकदम टॉर्च मारोगे लाइट एकदम पास आउट हो जाता है, कोई भी स्कैटरिंग नहीं होती, कोई पार्टिकल अंदर विजिबल नहीं होता, तो ये भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। हाँ, डी। अब ब्राइन क्या होता है बताया गया, सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्ट इन वाटर, इसी को बोलते हैं ब्राइन। पानी को नमक में डाला जाए तो एक होमोजेनियस मिक्सचर है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन कभी भी स्कैटरिंग नहीं करते, तो आंसर इनकरेक्ट। ब्लड, स्टार्टिंग में पता चल गया था, कोलाइडल पार्टिकल देखने में भले ही होमो हो, बट रियल में ये एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, और हेटेरोजेनियस मिक्सचर टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट करेंगे, तो ए इज करेक्ट, ठीक है, ए इज करेक्ट। नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं आज के लेक्चर के, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इसके बाद एक दो क्वेश्चन है वो होमवर्क में होंगे। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन बोला है द करेक्ट ऑर्डर विच डिस्क्राइब द ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के बेसिस पे अरेंज करना है हमें ट्रू सॉल्यूशन, जिसे सॉल्यूशन बोलते हैं हम, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे स्टेबिलिटी का मतलब है कौन ज्यादा स्टेबल है इन सब में। एक ले लो एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, सॉल्ट इन वाटर, मड इन वाटर एंड मिल्क, इन सब में से सबसे ज्यादा स्टेबल सॉल्ट इन वाटर। क्यों? सॉल्ट अंदर जाके पूरा डिसॉल्व हो जाता है, एकदम होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है। एक स्टेबिलिटी मींस कोई दूसरे पार्टिकल स्कैटरिंग वगैरह वहां पे नहीं होती, तो ट्रू सॉल्यूशन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। पर इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है तो सबसे कम कौन हुआ, सस्पेंशन, कम स्टेबल है, पूरा घुल नहीं पाता है।
फिर कोलॉइड्स और सबसे ज्यादा सॉल्यूशन, जैसे ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है, चलो ट्रू लिख लो। तो ये ऑप्शन जो भी है वही आंसर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा था, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, सस्पेंशन, कोलाइडल एंड ट्रू सॉल्यूशन, आंसर इज करेक्ट। तो ये था हमारे 30 क्वेश्चंस आज के लेक्चर के। तो इसमें हर एक टॉपिक को कवर करा गया, चाहे वो सॉल्यूशन हो, सस्पेंशन हो, सस्पेंशन हो, कोलाइडल हो, ओआरएस, उसके बाद था परसेंटेज कंपोजिशन के भी क्वेश्चंस थे, उसके बाद सब्लिमेशन के भी क्वेश्चन आया, चैप्टर वाइज हमने देखा था। फिर हमारा जो सेपरेशन टॉपिक था चैप्टर में, उसके भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे उसके, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दे भपका, क्रोमेटोग्राफी, सेपरेटिंग फनल, ये भी करा है हमने, एलॉयज भी कवर कर रहा है, कोलॉइडल के भी क्वेश्चन कवर करे यहाँ पे, ठीक है, और साथ के साथ कुछ टॉपिक्स और देखे थे यहाँ पर। तो सारे हर एक लेक्चर और हर एक टॉपिक को यहाँ पे हमने कवर करा क्वेश्चंस में। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस आज के। तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले लेक्चर को अच्छे से देख लेना, तब जाके इजीली आपसे सॉल्व होंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 31 जो कि नेक्स्ट है, वो होमवर्क के लिए है। तो क्वेश्चन में रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है कि आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 31 का क्या आंसर है, ABCD। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। A little soil was stirred in water taken in a beaker. The beaker was allowed to stand. The mud was found to settle. The contents were filtered. The filtrate will be true solution, colloidal, can be true solution और colloidal solution, या फिर suspension। ठीक है, जो भी आंसर होगा कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या है। और एक क्वेश्चन और है 32, सॉरी था एक क्वेश्चन, चलो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 ये होमवर्क में हो जाता है, 31 32 नहीं है, 31 का ही आंसर बताना है कि कमेंट सेक्शन में। तो ये लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, जो भी आंसर होगा कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और इसका वन शॉट भी हम जल्दी ही डालने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये नोट करो आप।